यह किस तापस की समाधि है, किसका यह उजरा उपवन है। ईट ईट हो बिखर गया जो, यह किस रानी का राजभवन है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी की खास पेशकश मातृभूमि। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना मगध और उसके उत्कर्ष का प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र खींच रही है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक, जिसे 12वीं सदी में विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। दिनकर मगध के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए लिखते हैं, यह खंडहर उनका जिनका जग कभी शिष्य और दास बना था, यह खंडहर उनका जिनसे भारत भू का इतिहास बना था। किसी भी राज व्यवस्था की कसौटी प्रजा की सुख सुविधाएं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास है। आचार्य चाणक्य की राज्य व्यवस्था ने भारत को सामरिक, सामाजिक और वाणिज्यिक रूप से शीर्ष पर ला खड़ा किया था। भारतीय न्याय प्रणाली को विश्व की सबसे न्यायपालिका प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था और यह सबसे पुराने न्यायिक और प्रशासनिक ग्रंथों में से एक है, जो अपने संवैधानिक कानून और विनियमों के लिए जाना जाता है। यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही था जिसने मौर्य साम्राज्य को युग के प्रमुख राजवंशों में से एक बनाकर इसे कायम रखने में सहायता की। ऐसे में भारतीय न्यायपालिका प्रणाली और कौटिल्य कानूनी प्रणाली का बारीकी से अध्ययन करके हमने न्यायपालिका प्रणालियों की संरचना का विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। तो आइए जानते हैं दोनों प्रणालियों के बीच क्या समानता और अंतर है। यदि आप भारतीय न्यायपालिका प्रणाली के बारे में जानते हैं तो आप अगले कुछ पैराग्राफ को स्किप कर सकते हैं। किसी भी मामले को समझने के लिए उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी होता है, इसलिए पहले बेसिक से शुरू करते हैं और भारतीय कानूनी प्रणाली की संरचना के बारे में आपको बताते हैं। आज की भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट भारत में न्याय का वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसे भारत के संविधान अनुच्छेद 124(1) के तहत स्थापित किया गया। प्रारंभ में 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते थे, जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इनमें प्रमुख न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। 2009 से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश पूर्ववर्ती चल रहे हैं और निर्णय दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्यवाही एक ही भाषा में की जाती है, वह है अंग्रेजी। हाई कोर्ट न्यायालय का अगला स्तर उच्च न्यायालय का है। इसका गठन भारत के संविधान अनुच्छेद 214 को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। आइए हम भारतीय अदालतों के पदानुक्रम को देखें। कोर्ट को भागों और दीवानी फौजदारी अदालतों में विभाजित किया गया है। दीवानी अदालतें सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होती हैं और आपराधिक अदालतें सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश का पहला न्यायालय है। इसके बाद राज्य स्तरीय न्यायालय यानी उच्च न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालयों के बाद जिला स्तर की अदालतें अर्थात जिला दीवानी और फौजदारी अदालतें और जिला अदालतों के लिए अधीनस्थ अदालतें होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय या निचली अदालतें देश भर में निचली अदालतों का कामकाज और उसका ढांचा लगभग एक जैसा ही है। इन अदालतों का दर्जा इनके कामकाज को निर्धारित करता है। ये अदालतें अपने अधिकारों के आधार पर सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करती है। ये अदालतें नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के आधार पर कार्य करती है। अदालतों को इन संहिता में उल्लेखित परिभाषाओं के आधार पर निर्णय लेना होता है। उन्हें स्थानीय कानूनों का भी ध्यान में रखना होता है। न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदानुक्रम। आइए हम भारत के सिविल और आपराधिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदानुक्रम पर नजर डालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 34 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। भारत के संबंधित राज्यों में उच्च न्यायालयों के अपने मुख्य न्यायाधीश होते हैं। संबंधित अदालतों में स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीश हैं, उनमें से 120 स्थायी और 40 अतिरिक्त हैं। इस अदालत में भारत में बड़ी संख्या में न्यायाधीश शामिल हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश 3 स्थायी न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बाद जिला और सत्र न्यायाधीशों के साथ साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी होते हैं। विशेष सत्र न्यायाधीशों और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के साथ जिला सिविल और आपराधिक न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को परीक्षणों और निर्णयों के साथ आगे बढ़ने के लिए छोड़ा जाएगा। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के बाद सहायक सत्र न्यायाधीश का उनका अनुसरण करते हैं। कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। अब हम कौटिल्य की विधि व्यवस्था की संरचना को समझते हैं। इस व्यवस्था में राजा मुख्य न्यायाधीश होता है। कौटिल्य की व्यवस्था के अंतर्गत राजा ही मौर्य दरबार का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। कौटिल्य व्यवस्था के सरकार या न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया है, एक नागरिक कानून के लिए और दूसरा आपराधिक कानून के लिए। नागरिक कानून में परिवार कानून, संविदा कानून और श्रम कानून शामिल हैं।
अपराधी में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों के दंड और उनके संबंध में दंड संहिता होती है। प्रदेश यात्री और मजिस्ट्रेट एक जैसे प्रांत का प्रमुख होता था जहां सीमित मात्रा के गांव हो। प्रदेशवासियों को कुछ और अतिरिक्त न्यायाधीशों की सहायता दी जाती जो धर्मशास्त्रों, मर्द सरकार या अदालत में कानून का मुख्य स्रोत में उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। मौर्य दरबार के राजा को कहा जाता था धर्मस्थ। प्रदेश के समाहर्ता की जिम्मेदारी न्याय के अगले स्तर का अनुसरण करना होता था। बड़े बड़े शहरों या 400 से 800 गांवों के लिए जनसंख्या के आधार पर समाहर्ता नियुक्त किया जाता और क्लस्टर बनाया जाता। फिर विभिन्न अपराधों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रांतों में गुप्त एजेंटों की नियुक्ति की जाती। मौर्य दरबार के राजा या मुख्य न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा जाता था। कुल मिलाकर कहें तो उन्हें धर्म कानून के रक्षक की तरह दर्शाया जाता था। रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण, वेद और उपनिषद के लिए प्रशासन के संबंध में धर्म या धर्मग्रंथ या धर्मशास्त्र या प्राचीन ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के संविधान के लिए कानून का मुख्य स्रोत है। नागरिक और आपराधिक कानूनों के बीच व्यापक अंतर। राज धर्म आर्य धर्म द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म या कानून है और स्वधर्म आर्य लोगों या भारत के उत्तरी भाग के निवासियों द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म या कानून है जो मौर्य शासन के अधीन था। पुस्तक 3 में नागरिक कानून और पुस्तक 4 में आपराधिक कानून के अधिकांश पहलुओं को रखकर अर्थशास्त्र में नागरिक और आपराधिक कानूनों के बीच एक व्यापक अंतर को बनाए रखा गया है। पुस्तक 3 का नाम धर्म के पालनकर्ता और पुस्तक 4 का नाम द रिमूवल ऑफ धर्म है। आपको कौटिल्य कानून प्रणाली की संरचना के बारे में हमने बता दिया। अब आइए मौर्य दरबार में दीवानी और फौजदारी कानूनों के कार्यान्वयन को समझते हैं। 3 न्यायाधीशों की पीठ। मौर्य दरबार में 3 न्यायाधीशों की एक पीठ होती थी जो न्यायिक सहायता की आवश्यकता के आधार पर सीमा चौकियों, उप जिला मुख्यालयों और अंतरिम मुख्यालयों पर अदालतों का संचालन करती थी। न्यायाधीश धर्म के विद्वान होने चाहिए, उनके पास मंत्री की योग्यता होगी। मौर्य न्यायपालिकाओं में क्लर्क किसे कहा जाता था। आइए उनके कर्तव्य और दायित्वों के बारे में जानते हैं। क्लर्क अदालत के समक्ष दिए गए बयानों को दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होते थे। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वह बिना किसी गलती और भ्रांति के साक्ष्य दर्ज करें। उन्हें तत्कालिक न्यायालय द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में कोई अतिरिक्त या अप्रासंगिक बयान जोड़ने की अनुमति नहीं होती थी। उन्हें अदालती मुकदमों के दौरान मिले सबूतों में भ्रम या अस्पष्टता को छिपाना नहीं चाहिए। असंदिग्ध बयान देना अदालत में पेश किए गए सबूतों के अर्थ में किसी भी तरह के भ्रमित या परिवर्तित होना प्रतीत होता था। यह अदालत के संबंधित क्लर्क द्वारा किया गया एक दंडनीय अपराध होता। यदि वे उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते तो मौर्य न्यायालय के तहत कौटिल्य कानून व्यवस्था में क्लर्कों को भी दंड दिया जाता। जैसा कि भारतीय एक जैसा देश है, कई सदस्यों से दुनिया को कई चीजें सिखा रहा है। इन योगदानों में हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को चुना है ताकि आपको मौर्य वंश की समृद्ध और प्रतिष्ठित न्यायपालिका प्रणाली के बारे में पता चल सके, जिसने लगभग 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र शासन किया। कौटिल्य मगध के उत्कर्ष के पीछे जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी वो कहा करते थे, ना दास भव अरस्त, यानी भारत को ना तो कोई पराधीन कर सकता है, ना ही भारत किसी को अपनी दासता के बंधन में रखना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दे इजाजत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।